हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन के थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि है गिव द डेरिवेशन ऑफ डिफ्यूज़न इक्वेशन। अब डिफ्यूज़न इक्वेशन क्या होती है? जब किसी जैसे कोई एलिमेंट हो गया या कोई सरफेस हो गया, उस पर इनसाइड द सरफेस अगर हीट ट्रांसफ़र होगी तो उसको बोलेंगे डिफ्यूज़न इक्वेशन। अब फ्यूरियर हीट भी सेम ही है। इसमें भी ये होगा कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी किसी सब्सटेंस में या किसी सरफेस पे, तो उसके बारे में जो बताएगा वो बताएगा फ्यूरियर हीट कंडक्शन इक्वेशन। इसमें क्या होता है ये बताएगा कि हीट किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है, और जो हीट फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी डोमेन ले लेंगे एक बाउंडेड सरफेस एस में। मान लो एक बाउंडेड सरफेस एस है, तो उसमें हम क्या ले लेंगे, एक आर्बिट्रेरी डोमेन ले लेंगे। तो लेट वी बी आर्बिट्रेरी डोमेन। ठीक है, वी एक आर्बिट्रेरी डोमेन ले लिया एक सरफेस एस में, तो वी क्लोजर इज इक्वल टू वी यूनियन ऑफ एस आ जाएगा। अब हम टेम्परेचर ले लेते हैं। टेम्परेचर आ जाएगा टी एक्स वाई जेड टी। ये जो टी है वो टेम्परेचर है इन पॉइंट एक्स वाई जेड एट टाइम टी। वही यहाँ पे लिखा है टी बी टेम्परेचर एट पॉइंट एक्स वाई जेड एट टाइम टी। अब अगर मान लो कि टेम्परेचर जैसे ये सरफेस है तो इस पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन की तरफ को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देगा, और यही फ्यूरियर लॉ है। अब इसमें यही चीज़ लिखी है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ नॉट कांस्टेंट हीट फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और ये जो चीज़ है वो किसको फॉलो कर रही है, फ्यूरियर लॉ को। अब फ्यूरियर लॉ है क्या, फ्यूरियर लॉ क्या बताता है, जो हीट फ्लक्स है जिसको मान लो हम ले रहे हैं क्यू आर टी, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट के। ठीक है, तो यही लिखा है, अकॉर्डिंग टू फ्यूरियर लॉ द हीट फ्लक्स क्यू आर टी क्रॉस द सरफेस एलिमेंट ds with normal n is proportional to gradient of temperature। अब इसका प्रोपोर्शन हटाते हैं तो ये बन जाएगा क्यू आर टी इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा टी। अब यहाँ पे के क्या है, के है थर्मल कंडक्टिविटी वीटी, और नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज। मतलब हीट फ्लक्स किस डायरेक्शन में है, टेम्परेचर के डिक्रीज होने के डायरेक्शन में। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट हीट फ्लक्स वेक्टर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब एन ये तो लिख दिया। अब एन के बारे में बताते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले ये आपका सरफेस एस आ गया, एस की जगह मैं एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट ले रही हूँ डी एस, तो हीट फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब टेम्परेचर के डिक्रीज होने के डायरेक्शन में आ जाएगा, और एन आ जाएगा इसका नॉर्म। अब ये भी क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये यहाँ पे लिखा है कि जो द लेट एन बी आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि एन और क्यू के बारे में पता है तो हम निकालेंगे रेट ऑफ हीट फ्लोइंग। रेट ऑफ हीट फ्लोइंग मतलब कितनी जो हीट है वो फ्लो कर रही है। देन द रेट ऑफ, मतलब क्यू के बारे में पता है वो क्या है, हीट फ्लक्स है, और एन जो है वो नॉर्मल वेक्टर है। तो जो रेट ऑफ हीट फ्लोइंग आउट थ्रू द एलिमेंट सरफेस डी एस इन यूनिट टाइम, तो वो आ जाएगी डी थीटा। अब डी थीटा क्या आ जाएगा, क्यू एन डी एस, ये हीट फ्लक्स है और ये नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, अब देखो, अब एक तो जो सरफेस है उस पर हीट जो है वो जैसे ये सरफेस एलिमेंट डी एस है, तो एक तो हीट आएगी इसकी बाउंड्री से जो कि यहाँ से आएगी, तो वो आ जाएगा आपका क्यू एन। ठीक है,
अब जो दूसरी हीट है वो आपकी आ रही है, जैसे मान लो अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं या कोई और प्रोसेस इस सरफेस एलिमेंट में हो रहा है, तो वो उससे क्या होगी, हीट जनरेट होगी। तो दो तरह से हीट जो होगी वो इस सरफेस एलिमेंट में होगी। तो एक तो हमने बोल दिया कि क्यू की वजह से, हीट फ्लक्स की वजह से, हीट ट्रांसफ़र की वजह से। सेकेंड जो हीट है वो किसकी वजह से होगी, वो जनरेट होगी न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से, जो इसके अंदर होगा, या तो उसकी वजह से, या तो मैकेनिकल पार्ट्स की मूवमेंट की वजह से, या तो केमिकल सोर्स की वजह से। ठीक है, जैसे इसमें भी यही चीज़ लिखी है, हीट कैन बी जनरेटेड ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन, मूवमेंट ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स और ए केमिकल सोर्स। अब जो केमिकल सोर्स है वो फंक्शन है पोजीशन का, टेम्परेचर का और टाइम का, जिसको हम ले रहे हैं HT जो हीट जनरेट हो रही है। अब स्पेसिफिक हीट के बारे में बताते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट है C जो है Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T। मतलब स्पेसिफिक हीट जो है वो है अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, या कोई मतलब मास को किसी एक यूनिट मास में यूनिट टेम्परेचर तक टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने की जो इंक्रीज़ करने के लिए जो स्पेसिफिक हीट की ज़रूरत है, उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। जैसे इसमें लिखा है, वी ऑल्सो डिफाइन स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस एज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट टेम्परेचर। मतलब वो हीट जो ज़रूर चाहिए यूनिट मास को यूनिट टेम्परेचर तक इंक्रीज़ करने के लिए, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। अब अमाउंट ऑफ हीट, कितनी अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए, तो वो आ जाएगी डी थीटा। वो है डी थीटा आ जाएगा CT रो dV। अब C आ जाएगी स्पेसिफिक हीट, T आ जाएगा टेम्परेचर, रो आ जाएगी डेंसिटी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हम ले लेते हैं Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में, डी थीटा को इंटीग्रेशन में ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा CT रो dV। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T, वो आ जाएगा C रो dt अपॉन dt dV। अब जो ये टोटल जो हीट है ना, जिसकी ज़रूरत है टेम्परेचर को रेज करने के लिए, तो ये इक्वल होती है, एक तो वो जो बाउंड्री से हीट आ रही है इसके अंदर, इस सरफेस एलिमेंट में, सेकंड जो इसमें खुद जनरेट हो रही है इसके अंदर, दो तरह से आएगी, तो वही लिखना है अब। तो इसमें क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैलेंस इक्वेशन फॉर अ स्मॉल controlled volume V, the rate of energy in V is equal to the sum of rate of energy entering in V। मतलब जो बाउंड्री से एंटर हो रही है वो रेट ऑफ एनर्जी, सेकंड थ्रू इट्स बाउंड्री एंड द रेट ऑफ हीट जनरेटेड इन V, और जो खुद इसमें जनरेट हो रही है। तो रो C dt अपॉन dt, अब ये किसका फंक्शन है, पोजीशन और टाइम का, dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ SQN/ds। अब ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि हीट जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, प्लस जो हीट जनरेट हो रही है ये। अब यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम, अब क्या करेंगे, ये भी dV में है, ये भी dV में है, तो ये दोनों dV में है और ये ds में है, तो इसको भी dV में करने के लिए डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे, तो ये बन जाएगा रो C dt अपॉन dt R T, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू के दूसरी तरफ, QN, इसमें डाइवर्जेंस आगे आ जाएगी, डाइवर्जेंस ऑफ QN प्लस H R T और dV, इन तीनों के लिए। अब क्योंकि वॉल्यूम जो है वो आर्बिट्रेरी है, सो हम इनको वापस स्टार्टिंग की तरह लिख देंगे, रो C dt अपॉन dt
आर टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ क्यू आर टी प्लस एच आर टी टी, ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू जो है हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, जो है ये इक्वेशन नंबर 1, ये माइनस के डेल्टा टी, ये वैल्यू है क्यू आर टी की। तो इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, रो सी डी टी अपॉन डी टी आर टी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ईस्ट, जो उसमें ईस्ट डाइवर्जेंस को डाइवर्जेंस लिखेंगे और इसकी वैल्यू अंदर लिखेंगे माइनस के डाइवर्जेंस ऑफ टी प्लस एच आर टी टी। ये अब इसको सॉल्व करते हैं, वी रो सी डी टी अपॉन डी टी आर टी, ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस और डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस का स्क्वायर, के टी प्लस एच आर टी टी। अब लेंगे इन डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ मीडियम। अब डिफ्यूजिबिलिटी, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी को ले लेते हैं, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी में भी यही होता है कि जो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी में भी यही होता है, ये क्या करेगा, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ये कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई है ये उसको मेज़र करेगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम लिख लेते हैं के अपॉन रो सी, जो क्या है कि कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई है। अब अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ से इस सेकंड नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वो आ जाएगी, पुट करके रो सी की जगह अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, 1 अपॉन अल्फ़ा डी टी आर टी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर टी आर टी प्लस एच आर टी टी अपॉन के। यहाँ से के जो है ना उसको यहाँ पे ले गए थे, यहाँ पे इसके पास एक्स्ट्रा के था तो वो कैंसिल हो गया और इसके पास नहीं था तो ये ऐसा आ गया। अब इस अल्फ़ा को भी ट्रांसफ़र करेंगे तो डी टी आर कॉमा टी डी टी इज इक्वल टू, अब ये अल्फ़ा इधर जाएगा, अल्फ़ा डेल्टा स्क्वायर टी आर टी प्लस एच आर टी टी के और अल्फ़ा। अब इन द एब्सेंस ऑफ हीट सोर्स, अगर हीट सोर्स नहीं है तो हीट जनरेट नहीं होगी, तो मतलब सिर्फ जो बाउंड्री से हीट आएगी वही जो है वो हीट चेंज होगा। तो डी टी आर टी डी टी इज इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा स्क्वायर टी आर टी, यही आंसर है, इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।